Very good evening, friends. We started with section-wise coverage yesterday. We took an overview of the contents, that there are 5 parts and then there are chapters and then there are sections and schedules. We saw the introduction part, what was the statement of objects and reasons, basically consolidation of various laws into one, and then we saw the provisions regarding bankruptcy law reforms committee also. What were the main salient features, who set it up? It's a 2-step process and there is no need of any government arm. All these things we studied yesterday. And there is altered distribution waterfall, then simplified fresh start, speed is efficiency, and setting up of a regulator, which is the IBBI. Then we had an overview of the various committees which were formed prior to this bankruptcy law reforms committee. So there were a lot of committees, and what were the recommendations? I've put it briefly. But the main difference between those committees and this committee, this bankruptcy law reforms committee, was that it rewrote the whole code. It had the mandate of comprehensive reform instead of tinkering with the existing laws. Then we saw this thing in brief, the central government and apex court, who are the adjudicating authorities, appellate authorities and all. Section 1, it applies to whole of India, and section 2. So we were somewhere here. Section 2, it talks of companies incorporated under Companies Act 2013 or any previous act. In this previous act, उसमें भी बहुत सारे कंपनीज एक्ट हैं. कंपनीज एक्ट आपका 1866 से शुरू है, ठीक है, 1882, 1913, 1942, 1956, ठीक है. उसके बाद में बात करता है कंपनीज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट. अब ये स्पेशल एक्ट में कौन सी कंपनीज है? बेसिकली दीज आर दी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. जैसे कौन कौन सी? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, DICGC, LIC है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, प्रसार भारती है. तो दीज आर दी वेरियस एक्ट्स अंडर विच दीज कॉर्पोरेशंस वर फॉर्म्ड. वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ठीक है. अब इसमें वो क्या कहता है, आप कोड भी अपने पास है, आपके पास मेरे हिसाब से, ठीक है, आप कोड के साथ साथ इसको पढ़ते जाइए. कोड में वो ये कहता है, आप थोड़ा स्लो चलेंगे हम. देखिए ऐसा है, पहले हम क्या करते हैं कि सेक्शन 7 पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि सेक्शन 6 तक इसको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे इस बार. तो अब आप यहां पर देखिए ये क्या कहता है. पहला तो हो गया, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. प्रीवियस कंपनी लॉ में 56 और उससे भी पुराने हैं, सारे आ गए. फिर एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट. तो स्पेशल एक्ट मैंने आपको बता दिया, बेसिकली इसमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC, सारी जितनी भी बेसिकली अंडरटेकिंग्स बनती है ना, ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बनती है नॉर्मली, ठीक है. तो अब वो क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि एक्सेप्ट इन सो फार एज these said provisions are inconsistent with the provisions of such special act. मतलब अगर उनमें भी कोई प्रोविजन है इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन से रिलेटेड, तो वो वाले प्रिवेल करेंगे, ठीक है. अगर वहां पर कुछ स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन के लिए, रेजोल्यूशन तो क्योंकि रिसेंट फिनोमेना है तो रेजोल्यूशन के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन इन सारे एक्ट्स में अगर हम देखें तो सारे एक्ट्स में लिक्विडेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. जैसे फूड कॉर्पोरेशन है तो उसमें वाइंडिंग अप की बात करता है, तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर लिक्विडेशन. लेकिन सारे एक्ट्स अगर हम देखें तो मेनली उसमें क्या लिखा है? मेनली उसमें ये लिखा है कि लिक्विडेशन विल बी एट द बेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी, ठीक है. नॉर्मली इट शैल नॉट बी प्लेस्ड इन लिक्विडेशन save by order of the central government and in such manner as the central government may direct. नॉर्मली सभी में ऐसा ही प्रोविजन है, और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन किसी भी एक्ट में नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिसेंट फिनोमेना. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई CIRP वाले प्रोविजंस तो इस पर लग जाएंगे, लेकिन लिक्विडेशन वाले प्रोविजंस नहीं लगेंगे, क्योंकि वहां पर अलग से प्रोविजंस उसमें दे रखे हैं उन एक्ट्स में, ठीक है.
उसके बाद अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, सी क्या कहता है। सी पॉइंट है जी हमारा, एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो एलएलपी पर भी ये प्रोविजंस ऑफ कोड लागू होते हैं। अब एलएलपी में भी कुछ प्रोविजन है वाइंडिंग अप से रिलेटेड। ठीक है, तो एलएलपी एक्ट क्या कहता है? एलएलपी एक्ट में सेक्शन 64 ये कहता है कि सर्कमस्टांसेस इन विच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी वाउंड अप, जैसे कंपनी एक्ट में वाइंडिंग अप के प्रोविजंस हैं, ऐसे ही एलएलपी एक्ट में भी वाइंडिंग अप के प्रोविजंस हैं। वो क्या कहता है? ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकता है। ठीक है, 64 ए क्या कहता है? इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डिसाइड्स दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। दूसरा क्या है? इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज रिड्यूस्ड बिलो 2। ठीक है, 2 से कम हो जाए, 6 महीने हो जाए, तो इट मे बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। तीसरा, इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। अब ये वाली चीज यहां से हटा दी, ये यहां से हटा के कहां ले आए? ये आपने ले आए आईबीसी में। ठीक है, चौथा क्या है? इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, और मतलब ऑलमोस्ट जैसे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है वाइंडिंग अप के, सिमिलर प्रोविजंस यहां पर। इफ द लिमिटेड, अगला प्रोविजन है, इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फॉर एनी 5 consecutive financial years, or if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that limited liability partnership may be wound up। तो ये एलएलपी एक्ट में सेक्शन 64 ये बातें कहता है। सर ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? कौन सेक्शन सर, कहाँ पे पढ़ रहे हैं? ये एलएलपी एक्ट से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उसका स्क्रीन तो शेयर नहीं किया ना आपने? ना ना ना, उसका स्क्रीन एक्चुअली वो मल्टीपल स्क्रीन शेयरिंग में फिर ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है ना? इन एक्ट्स को हाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं? अच्छा ओके, मैं पलट रहा था, मुझे लगा कहीं गलत हाँ, पढ़। वो पता है क्यों डिटेल में पढ़ रहे हैं? वो डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा सिलेबस जो है ना, वो क्यों ऐसा बनाया गया, हमें क्यों एलएलपी एक्ट भी पढ़ना है। ठीक है सर, ठीक है। हम्म? तो अब इसमें क्या है, ये 238 हमारे यहाँ भी सेक्शन है, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, हमारे आईबीसी में भी। ये नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या बोलती है कि भाई नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट। ठीक है ना? तो अब ये कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ द कोड सुपरसीड एनीथिंग इनकंसिस्टेंट इन एनी अदर लॉ। इट मे बी कंक्लूडेड दैट वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप which is not committed any default will be carried out in accordance with section 59। तो सेक्शन 59 में यहाँ पर वॉलंटरी वाइंडिंग अप के भी प्रोविजंस हैं। वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज भी है इसमें, और एलएलपी बेसिकली कॉर्पोरेट पर्सन है। 59 अगर हम आईबीसी का देखें तो आईबीसी वाला जो अगर लिक्विडेशन आपको वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है तो वो 59 में होगा, और अगर कंपनी का डिफॉल्ट है तो जो सेक्शन सी 64 सी में आ रहा था, इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अनेबल टू पे इट्स, तो वो फिर सेक्शन 10 के थ्रू जाएगा। ठीक है, उसकी अगली क्लॉज है हमारी, क्या कहता है जी? एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड टू नोटिफाइड इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, एनी बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। होता क्या है इसमें, क्या आता है? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर इनके अलावा कंपनी और एलएलपी के अलावा अगर आपको बॉडी कॉर्पोरेट को इसमें लाना है, प्रोविजंस एप्लीकेबल कब होंगे? अगर इफ इट इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? इसमें मेरे हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी इसमें आ सकते हैं अगर ये वो उसको, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। जो एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट है वो इसके अंदर नहीं आएगी जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई ना करे। इसका ये मतलब है, ये है अपना सेक्शन 2 क्लॉज डी। ठीक है, और इसके बाद हम सेक्शन 3 भी पढ़ेंगे, तो सेक्शन 3 में इसका काउंटर देखेंगे कि सेक्शन 3 में क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद में अगला लिखा है, ई है पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर। अब ये पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर में कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? भाई देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो पर्सनल, जैसे हमने क्या पढ़ा था ऊपर, हमने पढ़ा था यहाँ पर देखिए कि भाई जो इंडिविजुअल्स है या जो पार्टनरशिप फर्म है उनके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है? डीआरटी। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सनल गारंटर है, मान लो बैंक ने किसी को लोन दे रखा, ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं? पर्सनल गारंटी भी ले लेते हैं डायरेक्टर की। तो अगर पर्सनल गारंटर की ये इंसॉल्वेंसी
रेजोल्यूशन प्रोसेस इन्वोक होता है तो उस केस में उसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी होगी? वो होगी एनसीएलटी, क्योंकि सेक्शन 60 इसकी बात करता है, ठीक है ना। लेकिन इफ द कॉर्पोरेट डेटर टू हुम द इंडिविजुअल इज गिवन पर्सनल गारंटी फॉर द डेट इज अंडर सीआईआरपी और लिक्विडेशन, देन सच एन इंडिविजुअल शैल बी सब्जेक्ट टू एन एडजुडिकेशन बाय द एनसीएलटी। तो उस केस में एनसीएलटी होगी। नॉर्मली इंडिविजुअल्स के लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो डीआरटी है, ठीक है। उसके बाद में अगला है इसमें पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। अब ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? इसमें जो इंडिविजुअल ने एस्टेब्लिश किए वो भी आ जाएगी, जो एचयूएफ ने एस्टेब्लिश किए वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो एचयूएफ का सवाल यहाँ पर कवर हो जाता है वो, क्योंकि ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म में बी रन बाय एन इंडिविजुअल और एन एचयूएफ आल्सो, ठीक है। और उसके बाद में अगले पॉइंट में आ गया इंडिविजुअल्स अदर देन पर्संस रेफर टू इन क्लॉज ई। तो जो क्लॉज ई में दिए गए पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर, उनके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी इसमें कवर्ड है इन रिलेशन टू देयर इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी एज द केस में भी। तो ये सेक्शन 2 बताता है कि किन किन पर ये चीज एप्लीकेबल है, ठीक है। सर, ये कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट्स को क्या मतलब इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन दोनों ही लगेगा ना? नहीं 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 नहीं, यही तो मैंने बताया, अभी मैंने बताया। हाँ सर, वो वो प्रॉमिस वो हो गया। हाँ कोई बात नहीं, वो ये कहता है कि इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्पेशल एक्ट। तो क्या? वो जो स्पेशल एक्ट है उनके हमें प्रोविजन देखने पड़ेंगे। किसी में भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रोविजन नहीं है, लेकिन लिक्विडेशन से रिलेटेड प्रोविजन हर एक में है। उसमें लिक्विडेशन में बात करता है कि लिक्विडेशन विल बी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द बिहेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या होता है, वो इंटर्न पावर देती है वो रीजनल डायरेक्टर को या जो भी कंसर्न पर्सन होता है, ठीक है, उसको पावर होती है नॉर्मली। तो लिक्विडेशन वाले जो प्रोविजंस हैं वो आईबीसी वाले नहीं लगेंगे, वो जो स्पेशल एक्ट में दिए गए हैं वो वाले लगेंगे। सीआईआरपी क्योंकि वहां पर नहीं है तो सीआईआरपी वाले प्रोविजन आईबीसी के लगेंगे, ये है इसमें। और सर, एचयूएफ कवर हो जाएगी क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म में? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म में इंडिविजुअल भी कवर होगा, और इंडिविजुअल अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहा है या एचयूएफ प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रही है तो वो कवर होगा इसमें। सर ये जो इनकंसिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं अब हाँ जी। स्पेशल एक्ट के अंदर, अब हम्म। हो सकता है लिक्विडेशन के प्रोविजन जैसे आपने कहा वो लगेंगे, पर वहां पे वर्ड कर रहा है इनकंसिस्टेंट, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कोड के भी प्रोविजंस हैं और उनके प्रोविजन दोनों को देख के अगर कोई कोड हाँ के बिल्कुल 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 ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो ऐसा है ना, बात यह है कि सुप्रीमेसी किसकी होगी? सुप्रीमेसी होगी अगर ये जो अपनी जो स्पेशल एक्ट वाली है उनकी, अगर उनमें कोई बात लिखी गई लिक्विडेशन से रिलेटेड तो वो वाली मानी जाएगी। मतलब ये हम बात कोड पढ़ेंगे और उसके बाद अगर डिफरेंसेस हैं तो हम स्पेशल एक्ट के जो लिक्विडेशन प्रोविजन है उस पर बिल्कुल 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 ठीक है, हाँ यही होगा। अब हम सेक्शन 3 पे चलते हैं। सेक्शन 3 क्या बात करता है? सेक्शन 3 सर ये जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन है उसके अंदर ना ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो एक्सक्लूड किया हुआ है। कहां पर? कंपनीज एक्ट के अंदर ये जो बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्पेशल एक्सक्लूजन है। ठीक है। पर ऐसा ना यहाँ पर तो देखिए, ऐसा ना, अभी तो हम सेक्शन 3 पे आएंगे, सेक्शन 3 पे आने दीजिए फिर डिस्कस करेंगे इसको। अभी तो सेक्शन 2 हमने डिस्कस किया, अब सेक्शन 3 पे आ रहे हैं, ठीक है जी। सेक्शन 3 में सबसे पहला क्या कहता है? वो कहता है बोर्ड। बोर्ड वाला तो सिंपल है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, ठीक है। मैं सारी डेफिनेशंस कवर करना चाहता हूं आज, 3 सेक्शन 3 टू सेक्शन 6, ठीक है। बोर्ड तो सिंपल है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बेंच क्या होगी? बेंच मींस बेंच ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जैसे एनसीएलटी में डिफरेंट बेंचेस बना देते हैं, तो वो बेंच का मतलब बेंच ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बायलॉज कौन से हैं? बायलॉज मींस द बायलॉज मेड बाय द आईपीए, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है। जो 3 टाइप की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, मैंने आपको बताया था ना, ट्रिपल आईपी, आईसीआई, आईपीआई, एआई, सीएमएआई और ICS.IIP.com, ठीक है। तो जो तीनों हमारे इंस्टीट्यूट हैं इनकी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं।
तो ये जो लॉज बनाती है वो बायलॉज में आते हैं, ठीक है। जो आईबीबीआई बनाती है उनको कहते हैं रेगुलेशंस, ठीक है। और प्रेस्क्राइब्ड क्या होता है? प्रेस्क्राइब्ड होता है जो रूल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। नोटिफाइड क्या होता है? जो नोटिफिकेशन बाय वे ऑफ गजट नोटिफिकेशन आता है। ये 3-4 चीजें आती हैं, प्रेस्क्राइब्ड, नोटिफाइड, स्पेसिफाइड, ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें चार्ज का। ये चार्ज क्या है? तो चार्ज मीन्स an interest or lien created on the property or assets of any person or any of its undertakings or both as the case may be as security and includes a mortgage। तो ये इंटरेस्ट किस टाइप का हो सकता है? सबसे पहली बात इसमें आती है चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड। तो चार्ज का मतलब क्या है? पहले तो चार्ज का मतलब देखते हैं कि चार्ज का मतलब है क्या, ठीक है। तो चार्ज का मतलब तो ये दे दिया, इंक्लूसिव डेफिनेशन दे दी, ठीक है ना। वो उसने कह दिया कि भाई जो चार्ज मीन्स हाँ मीन्स दे दिया। मीन्स का मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, इसके अलावा कोई चीज इसमें कवर नहीं होगी। अगर इंक्लूड्स देता तो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती, कोई और भी चीज सिमिलर टाइप की इसमें कवर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर मीन्स बोलता है तो मीन्स का मतलब चार्ज में यही चीजें आएंगी सिर्फ। तो देखते हैं क्या मतलब है इनका। इंटरेस्ट है पहले। इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इंटरेस्ट मीन्स राइट, टाइटल, क्लेम और शेयर इन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी अगर पोजेशन पर बेस्ड है तो वो पोजेसरी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इज मोर सिग्निफिकेंट देन एलिमेंट ऑफ यूज इन ए पोजेसरी इंटरेस्ट। तो यहां पर जो एलिमेंट ऑफ कंट्रोल है ना वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है देन एलिमेंट ऑफ यूज। तो पोजेसरी इंटरेस्ट हो सकता है आपका, बहुत तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं। टेम्परेरी इंटरेस्ट हो सकता है बेस्ड ऑन पोजेशन, ठीक है। जो नॉन पोजेसरी इंटरेस्ट है, इट इज द राइट ऑफ वन पर्सन बेस्ड ऑन राइट टू यूज द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, ठीक है, इंक्लूडिंग द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे राइट टू कलेक्ट टोल है ऑन हाईवेज या राइट टू माइनिंग है। तो ये सारे इंटरेस्ट में आ जाते हैं आपके, ठीक है। चार्ज में बोला ना उसने, पहला तो इंटरेस्ट बोला, उसके बाद में इंटरेस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट में आ गया राइट, टाइटल, क्लेम और शेयर इन प्रॉपर्टी। उसके बाद में वर्ड दूसरा क्या यूज किया उसने? किया लियन। लियन का क्या मतलब है? लियन का क्या मतलब है? लियन इज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और लीगल राइट एक्वायर्ड इन वंस प्रॉपर्टी बाय ए क्रेडिटर। भाई आपने उसको लोन दिया या आपने कोई परफॉर्मेंस की, उसके अगेंस्ट में उसने कोई आपको लीगल राइट दे दिया या सिक्योरिटी इंटरेस्ट दे दिया, वो है लियन आपका, ठीक है। तो लियन इज इन इट्स प्राइमरी सेंस इज ए राइट इन वन मैन to retain that which is in his possession belonging to another until certain demands of the person in possession are satisfied, ठीक है। A lien generally stays in effect until the underlying obligation to the creditor is satisfied, and if the underlying obligation is not satisfied, the creditor may be able to take possession of the property involved. The lien can be exercised only over a property of someone else and not one's own property, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी पे तो लियन होगा ही नहीं। When a creditor has a lien over goods by way of security for a loan, he can enforce the lien for obtaining satisfaction of the debt, even though an action thereon would be time barred, ठीक है। अगर उसने लियन क्रिएटेड है तो लियन को एक्सरसाइज कर सकता है, पोजीशन ले सकता है, ठीक है। फिर बैंकर्स लियन के बारे में हमारा सेक्शन 171 कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमारे सिलेबस में है। ये क्या कहता है कि जनरल लियन रहता है किनका? बैंकर्स का, फैक्टर्स का, वार फिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ड क्या आता है? अगला वर्ड आता है इसमें मॉर्टगेज। ये मॉर्टगेज क्या है? ये सेक्शन 100 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है। ये यहाँ पर इसमें सेक्शन 100 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी हमारे सिलेबस में है। इट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन ए चार्ज एंड ए मॉर्टगेज। So it provides that where immovable property of one person is by act of parties or operation of law made security for the payment of money to another and the transaction does not amount to mortgage, the latter person is said to have a charge on the property, ठीक है। तो या तो mortgage होगा या charge होगा, ठीक है। And all the provisions herein before contained which apply to a simple mortgage shall so far as may be
apply to such charge. अब टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस क्या होती है? सिंपल मॉर्गेज हो सकती है, कंडीशनल मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हो सकती है, यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज हो सकती है, जिसमें कहता है भाई आप मॉर्गेज तो हमने कर दिया, आप रेंट भी आप ले लेना, ठीक है। इंग्लिश मॉर्गेज क्या है? इंग्लिश मॉर्गेज में आप टाइटल भी ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन उसमें कंडीशन रहती है कि भाई मैं रीट्रांसफर कर दूंगा। ये सारी चीजें हम डिटेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ेंगे। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स भी हो सकती है, और एनोमलस मॉर्गेज हो सकती है, जो इनमें से किसी में भी कवर ना हो वो एनोमलस मॉर्गेज। फिर हाइपोथिकेशन क्या है? हाइपोथिकेशन में जैसे स्टॉक्स है, ठीक है, आपने स्टॉक के अगेंस्ट में नॉर्मली क्या होता है, जैसे सीसी लिमिट हम लेते हैं बैंक से, तो वो सीसी लिमिट क्या होती है? अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक एंड बुक डेट्स, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। तो द टर्म हाइपोथिकेशन इज जनरली यूज्ड फॉर मॉर्गेज ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इन हाइपोथिकेशन द पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी रिमेन्स विद द बोरोवर। वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास ही चार्ज है जिसने लोन लिया हुआ, ठीक है। फॉर लॉन्ग हाइपोथिकेशन वाज नॉट डिफाइंड एनी स्टैट्यूट, फिर ये सरफेसी एक्ट में इसको डिफाइन किया गया। तो सरफेसी एक्ट में क्या बोलते हैं कि हाइपोथिकेशन मींस ए चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, मतलब जो प्रोडक्शन वो कर रहा है वो भी ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगी, क्रिएटेड बाय ए बोरोवर इन फेवर ऑफ ए सिक्योर्ड क्रेडिटर विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी टू सच क्रेडिटर एज ए सिक्योरिटी फॉर financial assistance, and includes floating charge and crystallization of charge into fixed charge on movable property. उसके बाद एक इसमें वर्ड यूज किया गया अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का क्या मतलब? अंडरटेकिंग बेसिकली क्या है? एक गोइंग कंसर्न, ठीक है। मतलब आप एक एसेट को बेचो, वो अंडरटेकिंग नहीं है। अंडरटेकिंग मतलब पूरे एसेट्स के ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो अंडरटेकिंग आप समझिए एज ए गोइंग कंसर्न। एक्सप्रेशन अंडरटेकिंग मीन्स ए going concern. The undertaking is not a single asset or property, but an undertaking is the totality of the business. ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड इसमें आता है चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन तो सिंपल है, मींस द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। अगली डेफिनेशन, हाँ जी बोलिए। सर जैसे आप इसमें फर्दर हमें बता रहे हो इंटरेस्ट का क्या मतलब है, लियन का क्या मतलब है, मॉर्गेज क्या है। सर आप ये जो भी ये सब जो है, जो हमारी आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह वाली आप पीपीटी देखोगे, उसमें सब एक्सप्लेन है। अच्छा ओके, सब कुछ चीजें दी हो, हाँ वहां से आप पढ़ सकते हो। उसका अलग से वीडियो लेक्चर भी है, ये मैं दोबारा भी कवर करूंगा। बेसिक पर्पस यहाँ पर सिर्फ मोटा मोटा मैं कवर कर रहा हूँ, डिटेल में उसमें पूरा कवर करूंगा इस चीज को। ओके सर, हाँ जी। उसके बाद में अगला आता है इसमें क्लेम, सेक्शन 3 सबसेक्शन 6। तो क्लेम का क्या मतलब है? क्लेम में एक तो राइट टू पेमेंट आ जाता है, ठीक है। वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस टू जजमेंट, फिक्स्ड, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, लीगल, इक्विटेबल, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। उसके अलावा राइट टू रेमेडी है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? ये इसके अंदर आता है कि जो मान लीजिए कोई राइट टू क्लेम डैमेजेस है, राइट टू क्लेम कंपनसेशन है, ठीक है ना। तो जो ऑर्डिनरली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन डू नॉट गिव right to payment, but right to claim damages, compensation and punitive damages gives rise to right to payment. तो ये जो इसमें कवर है राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो एक आदमी ने कोई आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो, ठीक है ना, तो आपने कह दिया भाई उसको 2 साल में कंप्लीट होना है। अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं होगा तो आप पर लिक्विडेटेड डैमेजेस लगेंगे, ठीक है ना। उसने 2 साल में कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। तो अब आप जब अपना क्लेम फाइल करोगे तो क्लेम में ये वाला क्लेम भी फाइल होगा आपका, राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो claims are to be submitted by the creditor under the code. So once the corporate debtor goes into the liquidator is entitled to settle all the claims, similar procedure, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद सेक्शन 3 सब सेक्शन 7, ये जो जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सेक्शन 2 के साथ कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 बात करता है कि कॉर्पोरेट पर्सन तो कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है।
अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का? वो बोलता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अर्लियर एक्ट। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके, ये सेक्शन 2 में भी सेम है। उसके बाद में कहता है ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी कहता है कि भाई आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 से डेफिनेशन देख लो, वो भी वहां पर है। तीसरी बात क्या करता है? तीसरा कहता है और एनी अदर पर्सन incorporated with limited liability under any law for the time being in force but shall not include any financial service provider। अब सेक्शन 2 से यहाँ डिफरेंस क्या है? सेक्शन 2 में अगर हम देखें तो सेक्शन 2 में वो बोलता है such other body corporate under any law for the time being in force as the central government may by notification specify in this behalf। तो मतलब आईबीसी वाले प्रोविजंस किस पर लगेंगे? कंपनी पर लगेंगे, एलएलपी पर लगेंगे, और जो दूसरी बॉडी कोई कॉर्पोरेट पर लगाने हैं तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, पर यहां हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन, तो हमें सेक्शन 3 से नहीं चलना है, हमें सेक्शन 2 से चलना है। सेक्शन 3 में क्या लिखा है? सेक्शन 3 में लिख दिया एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लायबिलिटी। यहां पर तो डिफाइन किया गया कॉर्पोरेट पर्सन को, लेकिन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड कैस कहां से लगेगी? वो सेक्शन 2 से लगेगी। ठीक है, सेक्शन 2 में क्या कहा गया? कंपनी पे लगा लो, एलएलपी पे, जो अगर दूसरे किसी कॉर्पोरेट पर्सन पे लगाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई। ठीक है, और यहां पर जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में कॉर्पोरेट पर्सन कहा गया, यहां कहा गया एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लायबिलिटी। ये नहीं कहा गया यहाँ स्पेसिफाइड है, नहीं है, क्योंकि यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ एप्लीकेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही। दे आर सिंपली डिफाइनिंग ए कॉर्पोरेट पर्सन, बस। तो कॉर्पोरेट पर्सन तो है ना वो, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, किसी ने कंपनी बना रखी है, वो भी कॉर्पोरेट नेचर की है। ठीक है ना, कोई सेक्शन 8 कंपनी है, वो भी इस नेचर की है। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को तो स्पेसिफिकली इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, आगे चले। अगला जो है वो कहता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 8। ये क्या बात करता है? ये बात करता है कॉर्पोरेट डेटर की। तो कॉर्पोरेट डेटर मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20। ठीक है, ए लिमिटेड लायबिलिटी नहीं, सॉरी, कॉर्पोरेट डेटर मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज ए डेट टू एनी पर्सन। तो इसमें 3 चीजें आ गई। क्या क्या आ गया? पहला तो आ गया कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब कॉर्पोरेट डेटर कॉर्पोरेट पर्सन ही हो सकता है। ठीक है, अब कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन हमने 3 सबसेक्शन 7 में पढ़ ली। ठीक है, हु ओज ए डेट, एक तो कॉर्पोरेट पर्सन होना चाहिए। कॉर्पोरेट पर्सन हमने क्या पढ़ा था? कंपनी है, एलएलपी है, या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। दूसरी बात क्या है? हु ओज ए डेट, तो डेट भी होना चाहिए। और तीसरा, डेट मस्ट बी ओड टू एनी पर्सन, तो पर्सन की डेफिनेशन में भी कवर होना चाहिए। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे यहां पर कि पर्सन की डेफिनेशन क्या है। पर्सन की डेफिनेशन ये दी हुई हमारे को सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 में। तो हमें 3 चीजें देखनी है कि कॉर्पोरेट डेटर कौन है। एक तो कॉर्पोरेट पर्सन होना चाहिए, फिर डेट होना चाहिए, और डेट होना चाहिए ड्यू टू एनी पर्सन। ठीक है, फिर कोर सर्विसेज का क्या मतलब है? कोर सर्विसेज मीन सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आई टोल्ड यू यस्टरडे, इट इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, NESL। तो NESL का क्या काम है इसमें? कोर सर्विसेज क्या है? क्योंकि कोर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफलोडेड टू एनी एक्सटर्नल एजेंसी, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। वहां पर जब हम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि जो कोर सर्विसेज है दे कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। ठीक है, ये इनके लिए इन हाउस ही डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। एक्सेप्टिंग, और ये भी है कि सर्वर शुड बी लोकेटेड इन इंडिया। वो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पार्ट 4 पर जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि कोर सर्विसेज क्या है? एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन in such form and manner as may be specified, safe and accurate recording of financial information, authenticating and verifying the financial information submitted by a person। तो जो भी पर्सन, मान लो बैंक ने इंफॉर्मेशन दी, बैंक गिव्स इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी NESL that such and such person has availed a loan, तो NESL will simultaneously shoot an email to that person that you please confirm whether you have availed this loan। ठीक है, if you do not, वो तो लिखा ही होता है स्टैंडर्ड। ठीक है ना, इफ यू डू नॉट अप्लाई विद इन 7 days और जो भी है तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट द कंटेंट्स ऑफ द अबव मेल आर करेक्ट। ठीक है, लेकिन विदाउट वेरिफिकेशन वो इसमें एंटर नहीं करते NESL में।
तो यहाँ पर क्या है, ऑथेंटिफिकेशन एंड वेरीफाइंग, ये भी चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कि बैंक ने कह दिया कुछ भी एंट्री कर लेंगे। तीसरा क्या है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी टू पर्संस एज में बी स्पेसिफाइड। तो अब ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑल्सो। जो NESL है, NESL से कोई भी यूजर वहां से ऑन पेमेंट ऑफ फीस आप कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हो। उसके बाद में अगला आता है इसमें क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है, ठीक, कोड है मेरे ख्याल आपके पास। देखो कोड अगर आपको रखना पड़ेगा साथ में तभी सर एक मैं हाँ। सजेस्ट कर सकता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, हाँ इसको यदि हम साथ में एक्सेप्ट ASAP करके लिखें तो ये बिल्कुल याद रहेगा। ये चारों पॉइंट जो इसने दिए है ना, वो हाँ, यहीं से शुरू होता है, हाँ, हाँ, एक्सेप्ट, सेफ, ऑथेंटिकेट एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस। हाँ, ASAP कोई लिखना चाहे तो याद करने के लिए हाँ, चारों पॉइंट हाँ, कवर होते हैं। ASAP है, Yes. एज सुन एज पॉसिबल। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ। ये ग्रुप में डाल दीजिएगा आप। ओके, तो क्रेडिटर means any person to whom a debt is owed and includes a financial creditor, an operational creditor, a secured creditor, an unsecured creditor and a decree holder। तो creditor में ये सारे लोग included हैं, ठीक है। अब इसमें बात आ जाती है होम बायर्स की कि भाई होम बायर कहाँ जाएंगे। तो होम बायर भी यहाँ पर इसमें कवर्ड है, क्योंकि जो इनिशियली ये कवर्ड नहीं थे, लेकिन बाद में ये कहा गया कि भाई होम बायर जो है, होम बायर्स ही एक्चुअली फाइनेंस करते हैं प्रोजेक्ट को। जो रियल एस्टेट ओनर्स होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, वो उसके बिना तो काम ही नहीं कर सकते अगर होम बायर्स उनको फाइनेंस ना दे। कई कई तो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे चलते हैं। तो उस केस में क्या रहता है कि ये तो दे आर द रियल फाइनेंसर्स, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर ही हैं। तो बाद में देवर सब्सिक्वेंटली देवर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद में अगला आता है इसमें पॉइंट डेट। मैं यहां से देखता हूं डेट क्या है। डेट कहता है ये, डेट मीन्स ए लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम विच इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन एंड इंक्लूड्स ए फाइनेंशियल डेट एंड ऑपरेशनल डेट, ठीक है। तो डेट मीन्स ए लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम। अब देखो क्लेम की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली, ठीक है। क्लेम पढ़ लिया ना पहले क्या होता है। तो अब पहले तो बात तो क्लेम की, क्लेम होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लेम ही नहीं है तो वो डेट में नहीं आएगा। अब इसको चेक कैसे करते हैं, इसी तरह से। तो पहले आपको क्लेम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद में ड्यू भी होना चाहिए, एनी पर्सन। फिर हमें देखना पड़ेगा पर्सन की डेफिनेशन में आता कि नहीं आता। एंड इंक्लूड से फाइनेंशियल डेट एंड ऑपरेशनल डेट। तो इस तरह से हमें चीजों को पढ़ना है। क्वेश्चन 58 और 521 यही है सर, दोनों पूरी डिफाइन करते हैं। उसके बाद और सेक्शन 5 तो हम जाएंगे आगे। उसके बाद में अगला है हमारा सेक्शन 3 सबसेक्शन 12। ये क्या कहता है, ये डिफॉल्ट की बात करता है। तो डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट मींस नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू has installment of the amount of debt has become due and payable and is not paid by the debtor or the corporate debtor as the case may be, ठीक है। तो डिफॉल्ट में क्या आ रहा है, अब आप ये देखिए कि ये हमारा चल रहा है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में जो डेफिनेशंस हैं ये पूरे कोड पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसलिए यहां डिफॉल्ट इसने दे दिया कि डिफॉल्ट मींस नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट has become due and payable and is not paid by the debtor or the corporate debtor as the case may be। तो दोनों कवर कर लिए, डेटर भी और कॉर्पोरेट डेटर भी। अब इसमें मेन चीजें क्या है, एक तो ये है कि डिफॉल्ट से ही ट्रिगर होता है। अगर कोई डिफॉल्ट ही नहीं हुआ तो CIRP प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। और डिफॉल्ट होता कब है, व्हेन डेट बिकम्स ड्यू एंड इज नॉट पेड, ठीक है। और फाइनेंशियल डेट में क्या करना है, फाइनेंशियल डेट के केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सिर्फ ये सेटिस्फाई करना है कि डिफॉल्ट हैज अकर्ड इन केस ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर हु कमिट्स ए डिफॉल्ट ऑफ ए फाइनेंशियल डेट, ठीक है। और अगर डिफरेंट क्लेम्स है अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंट एग्रीमेंट तो दे आर सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली।
अब पहले जो वर्ड था, यहाँ जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट के डेफिनेशन में अगर हम देखें तो डिफॉल्ट में पहले वर्ड था, अगर आपके पास कोड है तो पहले वर्ड था वहां पर रीपेड, अब लिख दिया नॉट पेड। तो क्या फर्क आ गया? पहले इन्होंने लिखा था, जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी, डिफॉल्ट मींस नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट हैज बिकम ड्यू एंड पेएबल एंड इज नॉट रीपेड। पहले रीपेड था बाय द डेटर और द कॉर्पोरेटर, अब रीपेड को कर दिया इन्होंने पेड। तो क्या मतलब है इसका? ठीक है, ये जो है ये इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी बनी थी, तो इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी की रिपोर्ट में ही आया था। ये रिपोर्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी पर बेस्ड है, जो मार्च 2018 में आई। इसमें क्या कहा गया? इन्होंने कहा, कमेटी ने कहा कि भाई ऐसा है, देयर इज अ नीड टू रिप्लेस द वर्ड रीपेमेंट विद द वर्ड पेमेंट। ठीक है, क्यों? पेमेंट जो है ये वाइडर टर्म है, विच मींस परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन by the delivery of money or some other valuable thing accepted in partial or full discharge of the obligation. The term repay means to pay back or refund, and the term repayment means the act of repaying. ठीक है, तो उन्होंने कहा रीपेमेंट की बजाय हम इसको पेमेंट मानते हैं, और ये रीपेड की बजाय पेड कर दिया। तो कमिटी डिसाइडेड दैट सिंस द टर्म रीपेमेंट अंडर क्लॉज 5 subsection 21 of the code may not be suitably construed to include payment of taxes or cesses, और ये 521 से कोरिलेट कर रहा है इस चीज को। ठीक है, अभी हम 521 पे पहुंचे नहीं, आज वहां भी जाएंगे। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि भाई जो टर्म रीपेमेंट है अंडर सेक्शन 521, इट मे नॉट बी suitably construed to include payment of taxes or cesses or such other dues arising under any law for the timing in force. It must be replaced with the term payment, which has a wider and more relevant impact. तो उन्होंने कहा रीपेमेंट की बजाय आप पेमेंट लिखो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सेक्शन, जहां जहां पर भी रीपेमेंट था ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे सेक्शंस इसको अमेंड कर दिए। तो thus the word paid connotes a wider meaning and includes debts which are to be paid by the corporate debtor. Repaid connotes return of debt, and in this sense it sounds restrictive in its meaning. Repaid may include return of debt or money borrowed, but may not cover debts payable by the corporate debtor on account of supply of goods or services or government dues or salary and wages. तो उन्होंने कहा भाई रीपेमेंट में क्या है, वो रिटर्न ऑफ डेट तो आ जाएगा, लेकिन ये अगर डेट कोई पेबल है ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और गवर्नमेंट ड्यूज और सैलरी वेजेस, उनका तो रीपेमेंट नहीं होगा ना, उनका तो पेमेंट ही होगा। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा पेमेंट जो है वो ज्यादा बढ़िया वर्ड है, पेमेंट करो इसको। ठीक भाई, लोन में तो आप रीपेमेंट करते हो ना, आपने सैलरी और वेजेस किसी की देनी है तो वो तो पेमेंट ही होगी ना, रीपेमेंट तो नहीं होती उसमें। ठीक है, आपने कोई गवर्नमेंट ड्यूज देने तो उसमें तो रीपेमेंट वर्ड नहीं होगा। आपने कोई चीज देनी थी गवर्नमेंट को, कोई पैसा देना था, आपने नहीं दिया तो डिफॉल्ट हो गया, तो यहाँ ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो रीपेमेंट जो वो रिस्ट्रिक्टिव है, पेमेंट इज अ वाइडर टर्म, तो उन्होंने बाद में इसको पेमेंट से कर दिया। उसके बाद में आ गया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट होता है जब डेट ड्यू और पेबल है एंड इट इज नॉट पेड। ठीक है, और इट कुड बी होल और इन पार्ट, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्या बात करता है डिफॉल्ट में? डिफॉल्ट में वो बात करता है व्हेन होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो चाहे पेमेंट फुल हो या पार्ट हो या इंस्टॉलमेंट हो, तो सारा डिफॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, non-payment of any part of the debt also leads to default. In the financial world, loans are due in installments. ठीक है, so failure to pay even one installment or part of that installment would result in default by the debtor. ठीक है, फिर ड्यू एंड पेएबल का क्या मतलब है? ड्यू एंड पेएबल का मतलब ये है, कई बार क्या होता है कि ड्यू ही नहीं होता। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई ड्यू और पेएबल होना चाहिए। इफ द अमाउंट has become due but its payment has been deferred with mutual consent of the parties. ठीक है, कई बार क्या होता है, अमाउंट ड्यू हो गया मान लो, ठीक है, लेकिन आप उन दोनों पार्टीज ने कर लिया कि भाई हम आपस में एग्रीमेंट करके ये पेमेंट आप बाद में कर देना हमारे को, तो इट कैन नॉट बी सेड दैट डिफॉल्ट हैज अकर्ड, अगर म्यूचुअल कंसेंट से कोई चीज हुई है। ठीक है, द डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बाय ए कंपनी बिकम्स ए डेट ड्यू टू द मेंबर। अब डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो डेट बन गया, बट द कंपनी गेट्स 30 days टू पे द डिविडेंड। कंपनी के पास 30 दिन होते हैं,
तो it becomes due on the date of declaration in the general meeting, but it does not become payable until the last day allowed by law to pay it expires. ठीक है, तो ड्यू तो हो गया लेकिन पेबल नहीं हुआ क्योंकि 30 दिन उसको मिलते हैं. Till such time it is due but not payable. ठीक है, तो ड्यू डेट एंड पेमेंट डेट कैन बी डिफरेंट. बोथ द डेट्स मस्ट हैव elapsed to fall under the definition of default. दोनों डेटें होनी चाहिए. कई बार ना ये भी देता रहता है कि भाई ड्यू डेट क्या है और पेमेंट डेट क्या है. So due and payable signifies that the debt has been incurred, but the time for payment has not reached. Commercially, invoices are ordinarily payable after the credit period agreed between the parties. ठीक है, तो due तो हो जाएगा on supply of goods or services, but if the payment time has not expired, we cannot say that default has been committed by the debtor. ठीक है, भाई invoices पे लिखा होता है 21 days after the date of the invoice. तो 21 days तक ड्यू तो हो गया लेकिन पेबल नहीं हुआ. ठीक, अब अगर इसमें एक और केस देखते हैं. When does default occur if debtor or corporate debtor stands as surety for a loan? एक आदमी ने श्योरिटी दे रखी है लोन की, तो उस केस में डिफॉल्ट कब माना जाएगा. ठीक है, तो when money is lent by the lender to the borrower, the letter is said to owe a debt to the former. Liability of the surety who has guaranteed to pay the guaranteed loan arises only when the borrower has defaulted in payment. ठीक है, उसका डिफॉल्ट हो गया, बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो इसकी लायबिलिटी आ जाएगी गारंटर की. एज लॉन्ग एज द बोरोवर कंटिन्यूज टू हेडर टू द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट स्टिपुलेटेड एंड हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, श्योरिटी इज नॉट लायबल टू रीपे द सेड डेट टू द लेंडर. ठीक है, जब तक प्रिंसिपल बोरोवर पेमेंट करता जा रहा है रेगुलर, तो उसकी गारंटर की लायबिलिटी नहीं आ रही. इट इज ओनली व्हेन द बोरोवर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट वुड द लेंडर बी एंटाइटल्ड टू टेक एक्शन नॉट ओनली अगेंस्ट द बोरोवर बट ऑल्सो अगेंस्ट द श्योरिटी. ठीक है, एक बार डिफॉल्ट कर दिया फिर दोनों के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, चाहे बोरोवर के अगेंस्ट में ले ले या श्योरिटी के अगेंस्ट में ले ले फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट, क्योंकि दोनों की लायबिलिटी जो है को एक्सटेंसिव है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा है द लायबिलिटी ऑफ द गारंटर इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द बोरोवर. ठीक है, और डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट से ट्रिगर होता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है जिसमें डिफॉल्ट हो गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो हमने कल देख लिया था. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर ये सारी चीजें कवर्ड है. कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लेते हैं. सर बी सॉल्वेंट वाला पॉइंट जो है इसमें कौन सा? रिकॉर्ड्स ऑफ लायबिलिटी व्हेन पर्सन इज सॉल्वेंट. 13B 313B. अच्छा 13B. ठीक है, तो 13B में क्या कहता है? पहले ही देख लेते हैं. पहले वाले पॉइंट में क्या है, एक फॉर्म सी है हमारे पास. तो फॉर्म सी ये है अपना IBBI इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशंस में फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन बाय द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. तो द यूजर कैन सबमिट द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. तो भाई आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशंस में जाओ तो वहां पर एक फॉर्म सी है, वहां पर दे रखा है बहुत सारी चीजें. ठीक है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या है. अब इसमें पॉइंट रह गया बी है. पॉइंट बी को देखते हैं क्या है. ये है रिकॉर्ड ऑफ द लायबिलिटीज व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट. क्वेश्चन आया हुआ है सर. हाँ, एक मिनट. सर एक चीज पूछूं, ये हाँ, जो पूछो. अभी हम को एक्सटेंसिव की बात कर रहे हैं कि अगर सपोज कोई डिफॉल्ट होता है तो कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट भी फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है केस कर सकता है और गारंटर के कर सकता है, बिकॉज दोनों की लायबिलिटीज को एक्सटेंसिव है. आप जगह केस दोनों के अगेंस्ट होगा तो लायबिलिटी टू पे किसके लिए होगा? दोनों तो डबल तो पे होगा नहीं है. तो और मतलब ऐसा है ना, इसका मतलब ये है कि देखो आप दोनों के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. एक एप्लीकेशन एडमिट होगी तो दूसरी विड्रॉ करनी पड़ेगी, यही है. और आप जरूरी नहीं कि पहले प्रिंसिपल बोरोवर के अगेंस्ट में करो, आप गारंटर के अगेंस्ट में डायरेक्टली भी जा सकते हो. ये इतना ही मतलब है. तो एप्लीकेशन एक ही प्रोसेस एडमिट होगी ना, बस दो. हाँ, नेचुरली एप्लीकेशन फाइल दो हो सकती है, एडमिट एक होगी फाइनली. थैंक यू सर.
आपको मैम अंडरटेकिंग देनी पड़ती है वहाँ पर कि आपने कहीं दूसरा इससे रिलेटेड कोई केस लॉस तो नहीं कर रखा। ठीक है, थैंक यू। नेचुरल इन्फॉर्मेशन तो हो गया। Record of liabilities when the person is solvent. Actually, तो रिकॉर्ड ऑफ द लाइबिलिटीज में मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप सोनी जी, क्या पूछना चाह रहे हो आप कि फाइनेंशियल सर्विसेज में वो कहता है, एक तो कहता है रिकॉर्ड्स ऑफ द डेट ऑफ द पर्सन, ठीक है, दूसरा कहता है रिकॉर्ड्स ऑफ लाइबिलिटीज, जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं उसकी बात करता है ये। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना डिटेल्स ऑफ डेट आ रही है इसमें। अगर आप फॉर्म सी देखोगे, आपके इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में फॉर्म सी निकाल लेते हैं एक बारी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशन निकाल लीजिए, आपके पास है ना कोड। सर पेज कौन सा वो? पेज मैं अभी बता रहा हूँ, ये पेज आपको यहाँ मिलेगा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशंस हैं आपके। अगर आप के पास ये कमर्शियल वाला जैसे है मेरे पास, तो इसमें रेगुलेशंस आपके शुरू हो रहे हैं 534 से, ठीक है जी, नहीं सॉरी 534 से नहीं, ये हो रहे हैं 537 से, ठीक है। तो 537 के लास्ट में आप पहुंच जाओ, ये मतलब यहाँ पर इसके शेड्यूल में पहुंच जाओ ना, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, ये फॉर्म सी है। तो फॉर्म सी क्या कहता है, फॉर्म सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता है, ये इसका पेज नंबर 563। तो इसमें बात करता है सबसे पहले तो डिटेल्स रिलेटिंग टू क्रिएशन ऑफ डेट, ठीक है, उसके बाद में डिटेल्स ऑफ अदर पार्टीज टू द डेट, उसके बाद में डिटेल्स ऑफ द डेट, फिर क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो कुछ आइडिया आपको मिल जाता है कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये कहता है रिकॉर्ड्स ऑफ लाइबिलिटीज व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट। अब एक मिनट, चलो इसको मैं अलग से आपसे डिस्कस कर लूंगा सोनी जी, हाँ, नहीं तो मैं ग्रुप में लिख दूंगा, मुझे यहाँ भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है इस पे मटेरियल कि मैं आपको बता सकूं। आगे देखते हैं 28-29 में लिखा हुआ है लेकिन पूरा क्लियर नहीं है। क्या 28-29 में लिखा हुआ है 563 पेज, 564 पेज पे, हाँ हाँ, लेकिन वो क्लियर नहीं है, इसमें सॉल्वेंट का वर्ड यूज नहीं किया है वहाँ पर। नहीं 28-29 में, हाँ 564 पेज, पेज नंबर 564। हाँ 564 ही है मेरे पास। डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द डेट, डेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ द डेट, ये बता रहे हो आप? एक 564 में पॉइंट नंबर 528। नहीं नहीं नहीं, अमाउंट ऑफ डेब्ट आउट नहीं, 29 और 30 है अगर अमाउंट ऑफ डेब्ट आउट करंटली। एक्चुअली क्या है यहाँ पर वो डिस्टिंक्शन कर रहा है कि व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट एंड व्हेन द पर्सन इज इनसॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर पर्सन सॉल्वेंट है तो उसका रिकॉर्ड ऑफ लाइबिलिटीज आपको बनाना है, अगर इंसॉल्वेंट है तो नहीं बनाना है, इसका ये मतलब है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये चीजें कवर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ लाइबिलिटीज तभी बनाना है व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट। चलो इसको और थोड़ा सा, इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ
सर एक पॉइंट है, अब जैसे हाँ। सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंसी मतलब जो है अगर कंपनी में एनपीए हो चुका है, क्योंकि जो प्रोसेस चलेगी सीआईआरपी तभी चलेगी जब डिफॉल्ट हुआ, यानी कि एनपीए हो गया है, तो सॉल्वेंसी कहाँ हुई? सॉल्वेंसी तो तब होगी जब कंपनी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, गोइंग कंसर्न चल रही है, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो यानी कि बिफोर द स्टार्ट, बिफोर द डेट ऑफ एन एनपीए, whatever Right. the liability will be there, that should be the solvency. यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कि ये जो सीआईआरपी स्टार्ट होने से पहले वाला, जब वो सॉल्वेंट था, तब की हाँ। लाइबिलिटीज हमें लेनी है यहाँ, तब ये की है। लाइबिलिटी लेनी है, बिकॉज उसके बाद की तो हाँ। आपको एनपीए हो गया तो सॉल्वेंट बिल्कुल 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 ठीक है। में जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। पर एक और जो थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ मैं मैडम से, हाँ हाँ थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ यहाँ सॉल्वेंट वाली से। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है मैम? कि पैसा आदमी के पास होता है, वो देना नहीं चाहता, तो क्या वो सीआरपी में नहीं आ सकता? तो सॉल्वेंट वर्ड यहाँ सुटेबल है नहीं। नहीं, बट अब Solvent कोड में होने के- लिखा है तो थोड़ा सा कोई हाँ। नहीं, ऐसा है, इस पे ज्यादा हाँ। टाइम नहीं लगाते, इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना इसी पे अटक जाएंगे हम लोग। गुप्ता जी जस्ट 1 मिनट। गुप्ता जी देखिए, हाँ जी। सॉल्वेंसी का वर्ड जो है उसके साथ हम्म। एनपीए का रिलेशन क्या है? कुछ तो होना नहीं चाहिए ना। इट्स ट्रू, विलफुल डिफॉल्टर का इश्यूज तो है ना। अगर किसी के सॉल्वेंसी एंड विलफुल डिफॉल्टर इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को यहीं पार्क कर देते हैं, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? है सर, बिल्कुल। हाँ, let's वो do it, ज्यादा sir. अच्छा रहेगा, अदरवाइज जो है ना फिर यहीं पर हम अटक जाएंगे। उसके बाद में 314 फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, ठीक है ना? तो ये तो है ही, इसमें कवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन बात क्या है, एक तो ये कहता है कि जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कहाँ पर डिफाइंड है? वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, ठीक है? और उनमें क्या क्या आते हैं? एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई एंड इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर 51% होल्डिंग इज विद द गवर्नमेंट, ठीक है? एंड अदर इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि यहां पर लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 72, तो 272 में क्या लिखा है? वो ये लिखा है, ठीक है? उसके बाद में सेक्शन 3 सबसेक्शन 15 क्या बात करता है? ये बात करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, ठीक है? तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या है? ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमारा है, कोई भी सिक्योरिटीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है? इसलिए यहां दिया ही हुआ है फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट means securities, contracts of insurance, deposits, credit arrangements, including loans and advances by banks and financial institutions, retirement benefit plans, small saving instruments, foreign currency contracts, other than contracts to exchange one currency, whether Indian or not, for another, which are to be settled immediately, or any other instrument as may be prescribed. तो ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डेफिनेशन में सारे आते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं अगर इसमें कुछ खास बात है तो। तो सबसे पहली बात तो सिक्योरिटीज की आ गई इसमें, ठीक है ना? सबसे पहले लिखा सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज में क्या आ रहा है? हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे। सिक्योरिटीज तो हम कॉमन पार्लांस में समझते हैं, शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, कोई यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है ना? तो या हमारा जो सरफेसी एक्ट में सिक्योरिटी रिसीट है, जो कि हम किनको इशू करते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, वो भी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है? कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो सिक्योरिटीज में आ गई, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस हमारा आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर द कॉन्ट्रैक्ट्स वेयरइन द इंश्योरर एग्रीज टू बेनिफिट्स और सर्विसेज टू द इंश्योर्ड, ठीक है? एक्सेप्टेंसेस, क्रेडिट अरेंजमेंट का क्या मतलब है? क्रेडिट अरेंजमेंट भी आना। तो क्रेडिट अरेंजमेंट वुड मीन द क्रेडिट फैसिलिटीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। तो क्रेडिट फैसिलिटीज में दोनों चीजें आ जाएंगी, फंड बेस्ड भी आ जाएगी और नॉन फंड बेस्ड भी आ जाएगी। इट ऑल्सो इंक्लूड द लोन्स एंड एडवांसेस बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान में क्या आएगा? रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान वुड इंक्लूड प्लान फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, ग्रेचुटी, सुपरएनुएशन, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, एक्स ग्रेशिया, retrenchment compensation or any other benefit payable at the time of the retirement is to be made on the date of retirement or within a stipulated time period. In case of a termination of the contract of employment due to voluntary retirement, retrenchment, layoff to the employees, and in case of death of the employees during the course of employment or in employment to his nominee or next of kin within a stipulated or reasonable time period. इसको ना जो retirement benefits होते हैं, they have to be paid within a stipulated time period या reasonable time period where it is not stipulated. Retirement benefits are the accumulated savings of a lifetime of service. तो ये जो सारे ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स हैं. जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ जाएंगे? एनएससी आ जाएंगे, पीपीएफ आ जाएंगे, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और सेविंग स्कीम्स आ जाएंगी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. उसके बाद में ये क्या कहता है? जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूड फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर व्हिच आर टू बी सेटल्ड इमीडिएटली. तो फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट द सेटलमेंट ऑफ व्हिच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए फॉरेन करेंसी. ठीक है. उसके बाद में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आल्सो इंक्लूड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नॉर्मली अभी तक तो कोई इन्होंने प्रेस्क्राइब नहीं किया है. उसके बाद में आता है फाइनेंशियल सर्विस क्या है. ठीक है. तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर क्या इंक्लूडेड है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेफगार्डिंग, ये आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें खास बात है नहीं फाइनेंशियल सर्विसेज में. ठीक है. कोई इंपॉर्टेंट चीज तो देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में कि फाइनेंशियल सर्विस क्या है. ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है. अब एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, इसमें बात करता है कि फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज. अब एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज का मतलब क्या है? अब एक तो ये लिखा कि भाई वर्ड इंक्लूड्स लिखा है. ठीक है. अब इंक्लूड के बाद में लिख दिया एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज. ठीक है. तो डज दिस मीन दैट द डेफिनेशन वुड ओनली इंक्लूड एनी ऑफ द सर्विसेज लिस्टेड देयरइन एंड द सर्विसेज नॉट लिस्टेड वुड बी एक्सक्लूडेड और द वर्ड इंक्लूड शुड बी इंटरप्रेटेड एज पर सेटल लॉट. क्योंकि इंक्लूड्स में क्या होता है? इंक्लूड्स का मतलब होता है कि और भी चीजें उसमें आ सकती है. ठीक है. लेकिन उसने इंक्लूड्स के साथ लिख दिया इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज. तो इंक्लूड के साथ एनी का मतलब क्या है? ठीक है. तो इसका मतलब यही है कि ओनली वन ऑफ द सर्विसेज लिस्टेड देयरइन कुड बी ट्रीटेड एज ए फाइनेंशियल सर्विस. ठीक है. तो यही सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज में आएंगी, इसके अलावा नहीं आएंगी. इफ ए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर carries on the business of providing two or more services listed in the definition, will the provider be treated as provider of financial services or not? ठीक है. तो लिटरल इंटरप्रिटेशन तो ये हो गई एनी ऑफ द सर्विसेज. ठीक है ना. लेकिन एनी ऑफ द सर्विसेज का मतलब नहीं कि एक से ज्यादा सर्विसेज भी दे रहा है तो वो भी उसमें इंक्लूडेड आ जाएगी. ठीक है. उसके बाद में आता है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर. ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन है? तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर मीन्स ए पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन इशूड और रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय ए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर. तो क्या होना चाहिए इसमें? एक तो ऑथराइजेशन इशूड होना चाहिए या रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड होना चाहिए. अगर कोई रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड नहीं है बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, अगर वो लाइसेंस्ड बिजनेस नहीं कर रहा तो वो फिर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में नहीं आएगा. ठीक है. एक और बात कि यहां पर पर्सन लिखा है तो पर्सन का मतलब कॉर्पोरेट पर्सन भी हो सकता है और अदर देन कॉर्पोरेट पर्सन भी हो सकता है. શું ખાઈને આવ્યો છે કઈ? और એટલે તો પૂછું છું, ઓફિસેથી જ આવ્યો છે? सर प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने को. उसके बाद अगला आता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर. तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर में कौन कौन से आ रहे हैं? ये सारे आ रहे हैं. आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफडीआरए, पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड सच अदर रेगुलेटरी बॉडीज एज मे बी नोटिफाइड. तो ये सारे इसके अंदर आते हैं. फिर सेक्शन 4 आता है अगला. अब फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर
जो है इट मीन्स एन अथॉरिटी और बॉडी टू रेगुलेट सर्विसेज और ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. The authority or body may be constituted under any law for the time being in force. ठीक है. The definition of financial sector regulator also identifies the regulators already established. ठीक है. तो कुछ हमने तो आपको ऑलरेडी इसमें दे दिए हैं कि भाई ये सारे जो हैं ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है. The financial sector regulator would also include Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, ये भी सारी आ जाएंगी. Forward Market Associations, Securities Appellate Tribunal, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी इसके अंदर आ जाएंगी. ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो तो रेगुलेटर है ही, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सेबी इसके अंदर आ जाएगा, IRDA आ जाएगा, है ना. पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी आ जाएगी. उसके बाद में अगली डेफिनेशन इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की आती है. वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वाली डेफिनेशन तो हमने पहले ही स्टडी कर रखी है यहाँ पर. ठीक है ना. तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में कौन है? जो एनरोल्ड है अंडर सेक्शन 206 और रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 207. 320 में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, ये भी हम पढ़ चुके हैं. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब 322 नोटिफिकेशन कहता है. तो नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट. फिर पर्सन की डेफिनेशन आती है. तो पर्सन में क्या है? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ट्रस्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है. ठीक है. ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन थी सेक्शन 3 सबसेक्शन 31, ये हमने कल डिटेल में पहले ही डिस्कस कर ली थी. इसमें क्या था कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है ना वो इट मे बी फॉर सिक्योरिंग पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो भी सिक्योर्ड हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो अनसिक्योर्ड ही होंगे. ठीक है. और इसमें परफॉर्मेंस गारंटी शामिल नहीं है, तो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है. स्पेसिफाइड का मतलब स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस. ठीक है. ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन मींस एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट इन राइटिंग for the transfer of assets or funds, goods or services from or to the corporate debtor. फिर ट्रांसफर में क्या इंक्लूड है? सेल, परचेज, एक्सचेंज, मॉर्गेज वगैरह. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड क्रिएशन ऑफ एनी चार्ज अपॉन सच प्रॉपर्टी. और इंटरेस्ट और चार्ज के बारे में हमने पहले ही डिटेल में पढ़ लिया. ठीक है. वर्कमैन का क्या मतलब है? वर्कमैन का मतलब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में दिया गया है. ठीक है. तो ये था हमारा सेक्शन 3. सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 और 5 को भी ब्रीफली देख लेते हैं. तो सेक्शन 4 हमारा ये कहता है कि डिफॉल्ट अमाउंट कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 लाख है और हायर अमाउंट में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच शैल नॉट बी मोर देन 1 करोड़. तो गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई कर दिया है ड्यूरिंग कोविड 25 मार्च 2020 से ये 1 करोड़ हो गया. 24 मार्च से क्या? नहीं, 24 मार्च को नोटिफिकेशन आया था. इफेक्टिव डेट 25 थी. इफेक्टिव 25. हाँ जी. उसके बाद आगे देखते हैं. तो सर ये एग्जाम जो है वो हमारे दिसंबर बेस्ड है. अच्छा, मार्च 21 को किया है ना? 20 में 21 में 20 में. अच्छा, ठीक है, तब ठीक. क्यों सोनी जी? 20 में है ना? 20 है सर. अब अगला देखते हैं सेक्शन 5. सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 ये कहता है कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का क्या मतलब है. देखिए ऐसा है, 3 तरह के लोग थे जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे. हमने देखा था ना यहाँ, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर. तो कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर कौन एप्लीकेशन फाइल करता है? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट. तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मींस कॉर्पोरेट डेटर. मैं देख लेता हूं सेक्शन 5 में. तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मींस दिया हुआ है. ठीक है. मींस का मतलब कोई ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, इसके अलावा नहीं आएगा. एक तो कॉर्पोरेट डेटर हो गया और ऑथराइज्ड मेंबर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन केस ऑफ LLP. ठीक है. और जो इंडिविजुअल जो इंचार्ज है ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशन, CEO, CFO वगैरह, पर्सन हु कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस ओवर फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. ठीक है. उसके बाद में एक इसमें डेफिनेशन है 5 सबसेक्शन 6. तो डिस्प्यूट इंक्लूड्स. जब ये बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट आई थी वहां पर डिस्प्यूट मींस था वर्ड, यहाँ पर बाद में कर दिया इसको इंक्लूड्स. तो डिस्प्यूट इंक्लूड्स ए सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. इसमें फिर केस लॉ भी आ गया हमारा. तो उन्होंने कहा डिस्प्यूट इंक्लूड्स का क्या मतलब है? डिस्प्यूट इंक्लूड्स का मतलब ये है कि डिफॉल्ट के केस में
डिस्प्यूट मतलब डिस्प्यूट का मतलब ये जरूरी नहीं कि कोई सूट ही फाइल्ड हो या कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सूट फाइल्ड नहीं है, कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं चल रही, फिर भी डिस्प्यूट है। ठीक है, वो जो नच बलिए वाला केस में हम पढ़ेंगे, मोबिलॉक्स इनोवेशंस वाले। अब ये जो डिस्प्यूट है, और ये किससे रिलेटेड हो सकता है? अमाउंट से रिलेटेड हो सकता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है, या ब्रीच ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन और वारंटी से रिलेटेड हो सकता है। ये जो डिस्प्यूट की डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और काउंटर क्लेम अगर कर दिया तो इट इज नॉट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल डेट। और डिस्प्यूट जो है इट मस्ट बी प्री एग्जिस्टिंग। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को एक नोटिस देना पड़ता है, तो नोटिस की डेट से पहले ही एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर नोटिस मिल गया उसको और उसके बाद में उसने डिस्प्यूट रेज किया तो वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, फिर वो अनडिस्प्यूटेड डेट ही माना जाएगा। तो डिस्प्यूट मस्ट बी प्री एग्जिस्टिंग। फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, इट इज ऑल्सो ए डिस्प्यूट। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग डिस्प्यूट नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो लिमिटेशन एक्ट तो लगता है, ठीक है ना। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग डिस्प्यूट वो भी हमें ध्यान में रखना है। और एप्लीकेशन अगर कोई पेंडिंग है, मान लो कोई आर्बिट्रेशन का मैटर चल रहा है, अभी उसकी अपील का टाइम खत्म नहीं हुआ, तो अभी वो डिस्प्यूटेड माना जाएगा। जब तक कि वो फाइनली अवार्ड जो है एडजुडिकेटेड अपॉन ना हो जाए तब तक वो डिस्प्यूटेड में ही आता है। ठीक है, और फाइनेंशियल डेट में तो डिस्प्यूट की बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो इवन इफ देयर इज डिस्प्यूट इट डज नॉट मैटर सो लॉन्ग एज द डेट इज ड्यू। ये डिस्प्यूट की डेफिनेशन सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर में आती है। फाइनेंशियल क्रेडिटर में तो उसने देखना कि डेट ड्यू है और पेएबल है और पेमेंट नहीं हुआ, बस। ठीक है, अगर किसी ने कोई पुलिस कंप्लेंट कर रखी है फोर्जरी की, चाहे चीटिंग, फाल्सिफिकेशन, तो ये पास से डिस्प्यूट में नहीं आता। आप कह दो जी खाली एफआईआर लॉज दे, नहीं, आपको सब्सिक्वेंट आपको कोरोबोरेटिव एविडेंस देना पड़ेगा, स्पेसिफिक एविडेंस देना पड़ेगा कि भाई हमारा डिस्प्यूट है। ठीक है, सिर्फ एफआईआर से प्रूव नहीं हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल डेट में क्या कवर्ड है? फाइनेंशियल डेट मींस डेट अलोंग विद इंटरेस्ट डिसबर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब इसमें भी आ जाता है अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स मनी बोरोड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कई क्या अगर आप बिना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के दे दोगे तो क्या वो फाइनेंशियल डेट में नहीं आएगा? वो डिपेंड करता है नॉर्मली सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अगर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसको कोई लोन दे रहा, आपने लोन दे दिया इवन विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो भी वो उसमें फाइनेंशियल डेट में कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, वो हम केस लॉज में आगे देखेंगे। अमाउंट रेज्ड अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी, अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, तो ये सारे इसके अंदर फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में आते हैं। काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। ठीक है, और होम बायर्स भी इसमें आते हैं डेफिनेशन में। उसके बाद में एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो है इनिशिएशन डेट। इनिशिएशन डेट क्या है? जब आपने एप्लीकेशन फाइल की टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फाइल का मतलब क्या है? फाइल का मतलब ये एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स व्हेन इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जैसे पहले रजिस्ट्री के पास आप एप्लीकेशन देते हो, उसमें एफिडेविट वगैरह लगाते हो, जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। तो अगर वो कंप्लीट नहीं है तो रजिस्ट्री कई बार आपकी एप्लीकेशन वापस कर देती है, भाई इसको कंप्लीट करके लाओ। तो जब एप्लीकेशन कंप्लीट होकर बेंच के सामने प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं इनिशिएशन डेट। कुछ जगह पर क्या है कि रिक्वायरमेंट है कि इनिशिएशन डेट से वो ट्रांजेक्शंस को देखना है आपको। ठीक है, कहीं पर ये लिखा है कमेंसमेंट डेट से देखना है। तो जब कमेंसमेंट डेट क्या है? व्हेन एप्लीकेशन इज एडमिटेड। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, वो कहता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट। ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट क्या है? एक तो इसमें अमाउंट ऑफ इंटरिम फाइनेंस एंड इट्स रेजिंग कॉस्ट। इंटरिम फाइनेंस क्या होता है कि भाई आपकी कंपनी के पास पैसे है नहीं, ठीक है ना। अब मनी सर्कुलेशन कैसे चलेगा? आपने उसको पहले कहते हो जी रेजोल्यूशन भी करो जरूर, फिर लिक्विडेशन करो। तो रेजोल्यूशन के लिए कंपनी को चलाना पड़ेगा ना, चला करके फिर तो बेचोगे, आप देखोगे क्या है। तो अगर उसके लिए कोई आपको इंटरिम फाइनेंस रेज करना है और उसकी जो रेजिंग कॉस्ट है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट है। फिर जो फीस पेबल है टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फिर कॉस्ट इनकर्ड बाय आरपी फॉर रनिंग बिजनेस ऑनगोइंग कंसर्न, कॉस्ट इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट रेजोल्यूशन प्रोसेस और एनी अदर कॉस्ट स्पेसिफाइड बाय आईबीबीआई। तो ये सारी जो है सेक्शन 513 में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनती है। इनिशिएशन डेट का आपने क्या बताया, वापस एक बार बताएं। हाँ, इनिशिएशन डेट वो डेट होती है कि व्हेन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इज प्रेजेंटेड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बिफोर द बेंच।
Because जो डिफेक्ट क्लियर करने के जो टाइम मिलता है वो हाँ वो उसमें आया, वो इनिशिएशन डेट में नहीं, उससे पहले वो 0 डेट में, वो 0 आवर में चला गया, वो पहले ही चला गया। अच्छा भाई suppose अपन ने आपने 1 तारीख आपने को एनसीएलटी में एप्लीकेशन जमा करे, आप रजिस्ट्री में जमा कराओगे, ठीक है ना, हाँ वहाँ हाँ रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री कई बार उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करने के बाद वापस कर देती है कि भाई इसमें ये एफिडेविट मिसिंग है, ये चीज नहीं है। तो वो जब आप उसको दोबारा से रेक्टिफाई करके सारी चीजें आप प्रॉपरली पेश करोगे तब, और वो बेंच के सामने प्रेजेंट होती है, वो होती है इनिशिएशन डेट। तो सर जैसे अभी ऑनलाइन फाइल करना है, सपोज किसी ने 1 तारीख को एप्लीकेशन फाइल कर दी लेकिन हाँ। ऑनलाइन फाइल नहीं करी तो बेंच के सामने नहीं जाती है वो, तो उसमें हाँ। क्या मानेंगे अपन? मान लो उसने ऑनलाइन फाइल करी 10 तारीख को, 20 तारीख को, तो देखिए इनिशिएशन इनिशिएशन डेट वही है कि जब व्हेन इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द बेंच, बेसिकली बात ये है। When it is accepted, sir. हाँ एक्सेप्टेड, हाँ एक्सेप्टेड भी नहीं, वो इनिशिएशन डेट व्हेन एप्लीकेशन मेड लिखा है, तो मेड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब प्रेजेंटेड बिफोर द बेंच है बेसिकली। सर एक्सेप्टेंस तो फिर डेट ऑफ एडमिशन आ जाएगा, आई थिंक सो। नहीं, ऐसा है, एडमिशन तो अलग हो गया ना भाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पहली बार गई एप्लीकेशन, 14 दिन का टाइम तो वैसे ही है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब पहले गई उसके पास एप्लीकेशन प्रेजेंट हुई, एप्लीकेशन जब प्रेजेंट हुई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, वो अच्छा, ओके अंडरस्टूड, थैंक यू। एडमिट तो अलग हो गया ना, एडमिट तो जब उसने उस पे वो देखेगी, उसको विचार करेगी भाई एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, क्या है, वो अलग चीज है। ओके थैंक यू। ये हो गया। उसके बाद में फिर आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, ये 180 डेज का पीरियड है, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स ऑन 180th डे, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, ठीक है ना। फिर क्लेम क्या है, ये सब पहले ही हम देख चुके हैं। फिर ये 524 में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, काफी इसमें क्या है, एक तो कई बार ना शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फिर ओनरशिप की रिक्वायरमेंट है, राइट्स अगर आप कंट्रोल करते हो, वोटिंग राइट्स कितने हैं, 20% से ज्यादा अगर कंट्रोल करते हो, और प्राइवेट कंपनी अगर आप मोर देन 2% शेयर कैपिटल होल्ड करते हो अलॉन्ग विद रिलेटिव्स, तो रिलेटेड पार्टी है। रिलेटेड पार्टी के लिए कुछ सेपरेट प्रोविजंस हैं कि रिलेटेड पार्टी के साथ आप सर्टेन ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते। अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की है रिलेटेड पार्टी के साथ, तो उनका फिर लुक बैक पीरियड है, मतलब कितना पीछे आप जा सकते हो, तो उसमें 2 साल है, नॉर्मली जो अनरिलेटेड पार्टी है उसके लिए 1 साल है। तो रिलेटेड पार्टी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसीलिए रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन को हमें देखना जरूरी है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स और देयर रिलेटिव्स, की मैनेजरल पर्सन्स और देयर रिलेटिव्स, LLP पार्टनरशिप फर्म वेयर डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर और देयर रिलेटिव इज पार्टनर। फिर प्राइवेट कंपनी वेयर डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर इज ए डायरेक्टर एंड होल्ड्स मोर देन 2% शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद रिलेटिव्स। फिर पब्लिक कंपनी कहां पर है, इसमें भी 2% शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अलॉन्ग विद रिलेटिव्स, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट हु एक्ट्स ऑन एडवाइस इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो भी रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी। LLP में हु एक्ट्स ऑन एडवाइस इंस्ट्रक्शंस, पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर्स एक्ट। बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडरी और एन एसोसिएट कंपनी, तो वो भी सारे रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी। पर्सन हु कंट्रोल्स मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट्स, वो रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा। पर्सन इन होम कॉर्पोरेट डेटर कंट्रोल्स मोर देन 20%, अगर कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, इफ ए पर्सन इज कंट्रोलिंग मोर देन 20% वोटिंग राइट्स इन ए कंपनी, तो भी रिलेटेड पार्टी है। एंड पर्सन इन होम कॉर्पोरेट डेटर कंट्रोल्स मोर देन 20%, तो वो भी रिलेटेड पार्टी, ठीक है। पर्सन हु कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, person who is associated with corporate data on account of policy making, essential technical information, having more than 2 directors common, या इंटरचेंज ऑफ मैनेजरल पर्सन, ठीक है भाई, तुम मेरी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, मैं तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊंगा, तो वो भी रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाएगी, ठीक। फिर सेक्शन 6 बात करता है कि कॉर्पोरेट डेटर जब डिफॉल्ट करता है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर, दे में इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर जाता है, सेक्शन 8 और 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर जाता है, और सेक्शन 10 में कॉर्पोरेट डेटर इनिशिएट कर सकता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। इसके बाद में बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके सेक्शन 6 तक कोई भी सवाल हो
तो वो आप कल पूछ सकते हैं। आज इस सेशन को यही एंड करते हैं, ठीक है ना। कोई अगर आपने कोई एक आध सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना कल